खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गुपकार अलायंस अपने मकसद के ताईं सरगर्म है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दफा 370 के मामले में अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर-ए-आजम की मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपना मौकिफ वाजे कर दिया है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि 5 अगस्त का फैसला कबूल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। अपने सब पार्टीज़ ने अपने अपने ख़यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। इसके अलावा मैंने आपसे कुछ कहना नहीं। जब तक मैं अपनी जमात से बात नहीं करूंगा, मैं आपके सामने कोई और के बारे में कह नहीं सकता। हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया गया होता तो फिर अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज़ हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस से के सामने कह के तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ। ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा कि ना अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा ना आपके पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। लेकिन अब हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है। हम अगर लोगों को ये कहें कि ना कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे। और साफ अल्फाजों में वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते, 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सुना। और क्या चाहते हैं आप? So many matters are in front of the Supreme Court. Does that mean we stop talking about them? For the longest time, Babri Masjid demolition was in front of the Supreme Court. Did the BJP stop talking about it? They continue to press their agenda on Ram Temple, and therefore, even if the matter is sub judice or in front of the Supreme Court, that does not stop us from stating our point of view, and we will continue to do that. Delimitation, election, statehood नहीं. Delimitation, statehood, फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा
वो अपनी जगह। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं। परवेज, अलायंस हो या फिर इंडिविजुअल पार्टी हो, सबकी प्रायोरिटी आर्टिकल 370 की बहाली है। ऐसे में वो अपने मिशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल साहिबा, ये ऐसा बयान जो है वो एक एक्सपेक्टेड बयान था कि जब यहाँ ये श्रीनगर पहुंच जाएंगे वापस तो ऐसा कुछ बयान आएगा। साथ ही मैं ये भी कहूँ कि दिल्ली में भी जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो उसके फौरी बाद चाहे हम पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान की बात करें या एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बात करें, दोनों के बयानों में एक सख्ती देखी जा रही है। एक सख्ती से वो अपनी बात पेश रख रहे हैं और बार बार इस आर्टिकल 370 और 35 के हवाले से बात कर रहे हैं। आपने आज के स्टेटमेंट में सुना होगा कि उमर अब्दुल्ला ने ये भी साफ कर दिया कि वो इलेक्शन तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक स्टेट कोड रेस्टोर नहीं होता है। ये हालांकि उन्होंने अपने बारे में कहा, लेकिन पार्टी की जो राय है अभी वो आनी बाकी है। तो कुल मिला के देखें तो ऐसे बयान जो हैं वो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास बयान निकल के आया, जो एक सुर्खी बन सकती है, जो एक कंट्रोवर्सी एक बार फिर से बन सकती है, वो ये है कि आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक पुराना राग आज फिर से एक छेड़ दिया है। वो है प्लेबिसाइट का। यहाँ पे राजशुमारी का उन्होंने आज जिक्र किया। राजशुमारी उनका कहना था कि जो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे उन्होंने वादा किया था राजशुमारी कराने का। यहाँ पे उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने वादा किया यहाँ पे ऑटोनॉमी का, लेकिन आज तक वो अपने वादों से मुकर गए हैं। तो ये अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की और इस वक्त की, तो ये मौजून वक्त नहीं था इस स्टेटमेंट का। ताहम ये स्टेटमेंट इस नजर से भी देखा जा रहा है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग जो हुई वहां पे जो नाकामी हुई यहाँ के लीडर्स को, तो उसका थोड़ा खमियाजा ये वो यहाँ पे लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि जिस तरह से कि कुछ हासिल हुआ है इनको। तो क्लियरली ये एक गिमिक है, एक वो वोट बैंक अपना एड्रेस करने की ये कोशिश है यहाँ पे, क्योंकि ये माजून वक्त नहीं था। चाहे प्लेबिसाइट की बात करें या फिर हम यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात करें, बात इस टाइम 370 और स्टेट परवेज, जिस तरीके से हमने बयान सुने, फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अपना मौकिफ रखा 370 को लेके, तो इस बात से कहीं ना कहीं ये इशारे मिल रहे हैं कि जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें कुछ मुस्बत इशारे मरकजी हुकूमत की तरफ से इन लोगों को नहीं मिले हैं, तभी ये लोग अपने जो मिशन है उसको जारी रखने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे ये बात साफ होती है कि जैसा पहले भी जो अंदर बाकी जो लीडर्स बैठे थे उनके हवाले से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो उनका यही कहना है कि जब ये बात उठी थी 370 और 35 के हवाले से, तो इन लीडर्स को साफ कहा गया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में जेर बहस के मामला है और इस पे मजीद बात नहीं की जा सकती है। तो अगर हम देखें तो ये बेशक ये लीडर्स जो हैं ये सच बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी बात रखी थी वहां पे, लेकिन उसकी सुनवाई किस हद तक हुई वो जेर बहस है। इसमें जो तजिया नगार है यहाँ पे वो उस पर बात करते हैं कि जो सिर्फ एक स्टेटमेंट वहां पे हुआ है और उस पर मजीद कोई बात नहीं हुई है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये लीडर्स की इस पॉइंट, ये जो इनका एजेंडा था, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में यहाँ पे पेश किया जाए, ताकि जो लोग भी हैं यहाँ पे ये न समझे कि ये फजूल जो ये मीटिंग हुई थी उसमें फजूल इनकी पार्टिसिपेशन रही है, कोई मकसद हासिल नहीं हुआ है। तो इस वजह से यहाँ अपने वोट बैंक को भी एड्रेस करने के लिए ये सारे बयान जो पिछले कई रोज से हम देख रहे हैं ये लगातार सुनने को मिल रहे हैं। अभी और भी बयान इस हवाले से आएंगे और मजीद इस पे जो सख्ती की जाएगी कि 370 और 35 को यहाँ पे बहाल किया जाए। इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सिर्फ इतना देखने लायक है जो कि आम आवाम यहाँ पे जानना चाहेगी, वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इरादा कर लिया है, खासतौर उमर अब्दुल्ला ने इरादा कर लिया है कि जब तक स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होता है तब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी। बिल्कुल, तो इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई जंग छिड़ गई है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो जब तक 370 बहाल नहीं होगा इलेक्शन के प्रोसेस में भी शामिल नहीं होंगे। परवेज, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज अयोध्या के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वर्चुअल मीटिंग में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मीटिंग में सड़कों, बुनियादी ढांचों, रेलवे स्टेशन, हाईवे समेत कई तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत हुई। जराये के मुताबिक अयोध्या के तरक्याती डॉक्यूमेंट से पीएम मोदी मुतमईन नजर आए। मीटिंग में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म ने मशवरे भी दिए।
तो आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज अयोध्या के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वर्चुअल मीटिंग के साथ वज़ीर-ए-आज़म ने जायजा लिया और इस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। और मीटिंग में सड़कों, बुनियादी ढांचों, रेलवे स्टेशन, हाईवे समेत कई तरक्याती कामों के हवाले से बातचीत की गई। और जराये के मुताबिक अयोध्या के तरक्याती डॉक्यूमेंट से पीएम मुतमईन भी नजर आए। मीटिंग में तरक्याती मंसूबों पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मशवरे भी दिए। 7 महीनों से एहतजाज कर रहे किसानों की मरकजी हुकूमत पर दबाव बनाने की एक और कोशिश की जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान इकट्ठा हो रहे हैं। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से ट्रैक्टर के जरिए किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। किसानों की आमदरफ्त जारी है। वाज़ेह हो कि दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज के 7 महीने आज मुकम्मल हो गए हैं। आज कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं किसान। इस हवाले से गाजीपुर बॉर्डर पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तो लगातार 7 महीने से किसानों का एहतजाज जारी है। आज लोकतंत्र बचाओ और कृषि बचाओ की कॉल दी गई थी किसानों की तरफ से, जिसमें सहारनपुर और मुजफ्फरपुर से कई किसान ट्रैक्टरों के जरिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं किसान एहतजाज में शामिल होने के लिए। और लगातार 7 महीने से किसानों का एहतजाज जारी है। तो वहीं किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं। एक अफवाह उड़ी थी कि राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस मामले पर क्या अफवाह है, क्या किस तरह से खबर उड़ी है, इस मामले को समझते हैं। हमारे साथ में किसान नेता राकेश टिकैत से। राकेश भाई, आपकी गिरफ्तारी की अफवाह उड़ी, एक ट्वीट किया गया, ट्वीट के माध्यम से अफवाह फैली, इसमें क्या सच्चाई क्या है? वो किसने फर्जी वो बना के वो किया है, जो जानकारी मिली। तो कुछ पता चला किसका अकाउंट है, किस तरह से? पता किसका है, तो ये तो जो बनाने वाले हैं वही बता सकेंगे। फर्जी कैसे बनाते हैं, क्या क्या वो है, वो संयुक्त मोर्चे का नाम देकर बनाया उन्होंने। थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि मैं सभी किसान यूनियन के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार कानून के किसी भी प्रावधान पर बात करने के लिए तैयार है और उसका निराकरण करने के लिए भी तैयार है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री उनका ट्वीट है, इनका आपकी प्रतिक्रिया? हाँ नहीं ठीक है, कहना चाहूँ उन्हें कि आंदोलन खत्म करके चले जाएं और हम जो निर्णय होगा वो करके बता देंगे। जो आदमी 7 महीने से बैठा है यहाँ पे, मतलब उनके कहने से ऐसे ही चला जाएगा? ऐसे कैसे चला जाएगा? वो अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आइए बैठ कर बातचीत करेंगे। अपील कर रहे हैं कि भाई बात करेंगे हम और बात हमारी करवा दो। हम भी तो कह रहे हैं कि बात करवा दो हमारी। कोई ऐसा प्रस्ताव आपको मिला हो बातचीत करने का? तो नहीं मिला कोई प्रस्ताव, अभी नहीं मिला। तो प्रस्ताव अगर मिलता है तो आप जाएंगे बातचीत करने के लिए? बगैर कंडीशन के, कंडीशन लगी हुई नहीं। जिस रस्सी में गांठ पड़ गई हो वो रस्सी तो काम को वैसे भी नहीं आती। अगली जो रणनीति क्या होगी आपकी किसान आंदोलन को लेकर? आंदोलन चल ही रहा है, तो बढ़िया आंदोलन चल रहा, बढ़िया आंदोलन चल रहा हमारा। आने वाले दिन में और भी डिस्ट्रिक्ट से लोग किसान आते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। थोड़ी सी गर्मी है अभी, थोड़ी सी और सर्दी सी हो जाएगी तो ठीक रह जाएगा फिर। शुक्रिया। तो जिस तरह से बकायदा एक अफवाह उड़ा कि राकेश टिकैत जी की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे इस खबर का खंडन किया और इन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि किसी गलत ट्वीट के माध्यम से गलत अफवाह को फैलाया गया और इन्होंने इस मामले पर साफ तौर पे इनकार किया। इसके साथ ही जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री का जो एक ट्वीट आया है उस पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर जो तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके आधार पर बातचीत नहीं हो सकती है जब तक वो तीनों कृषि कानून को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा या रद्द नहीं किया जाएगा तब तक फिलहाल बातचीत संभव नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गिरी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 गाजीपुर बॉर्डर। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जुजवी तौर पर चारधाम यात्रा की इजाजत दिए जाने का सख्त नोटिस लिया है। कोरोना से जुड़े मामलों पर दाखिल अर्जियों की समाअत करते हुए अदालत ने रियासती हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने की हिदायत दी है। अदालत ने अमरनाथ यात्रा की मनसूखी का हवाला देते हुए कहा है कि उत्तराखंड हुकूमत को चारधाम यात्रा मुलतवी या मनसूख कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने से कोरोना के फैलने का अंदेशा है। ख्याल रहे कि रियासती हुकूमत ने 2 मरहलों में चारधाम यात्रा की इजाजत दी है। यकम
जुलाई से मुजव्विजा यात्रा शुरू होगी। बीती रात पटना में मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। यहां तक कि बिहार की नायब वजीर आला रेणु देवी की रिहाइश गाह में भी काफी मिकदार में पानी दाखिल हो गया। हमारे नुमाइंदे संजय कुमार ने जायजा लिया। पटना में जल जमाव की ये तस्वीर देखिए। कहने को राज्य की उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी और उन्हें सरकारी बंगला भी आवंटित किया गया है। ये उनका सरकारी आवास है और पिछले महीनों में वो यहाँ पर रहने आई थी। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए। सड़कों की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा हम आपको आवास के अंदर लिए चलते हैं। देखिए सुरक्षा गार्ड जो है उनके वो गेट पर ही खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जल जमाव की ये तस्वीर है वह वाकई में हैरान करती है। वीआईपी इलाका, और वीआईपी इलाके में ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास है रेणु देवी का। और देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण जल जमाव, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है। और जल कैदी बनकर रह गई हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। और ये तस्वीर जो है, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, नगर विकास विभाग का जिम्मा उन्हीं के पास है। और उसके बावजूद ये तस्वीर जो है वो वीआईपी इलाके की बहुत कुछ बयां करती है। और ये आप लोग सुरक्षा में हैं जी। ये भीषण जल जमाव हो गया है जी, बारिश तो रात में हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई। उप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? अंदर में आवास में है। तो वाकई में देखिए चारों तरफ केवल पानी ही पानी है। और ये बताने को काफी है कि किस कदर लोग भीषण जल जमाव की समस्या झेलने को अभिशप्त हैं। परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत ज्यादा। रात में बहुत जबरदस्त बारिश हुआ है। इसमें हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी तो रहना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। भैया ना जो यहाँ पिए हुए हम बोले कि बस तू जल्दी से जल्दी इसको जो है जा उसका निराकरण हो रहा है। हम लोग बोले कि दिक्कत है तो भाई जस्ट हुए किया है अभी रात में। अब इसका जो है ना कहीं बात हुआ है, अब देखिए क्या होता है। ये तस्वीर देखकर हम सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और आवास की जो सीढ़ी है वहाँ की तस्वीर आप देखिए, वहाँ पर भी लोग जो है वो नहीं जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर सब चीज जो कुर्सियां लगी हुई हैं वो भी पानी में यहाँ पर डूबती नजर आ रही हैं। और बिहार में बारिश और सैलाब की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंडक नदी में कटाव की वजह से कई इलाके मुतासिर हुए हैं। इलाके के लोगों की परेशानियों को सुनने के लिए तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। इलाके में कटाव का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण ने। ये राघोपुर दियारा इलाका है और यहाँ की तस्वीर जरा देखिए कि किस कदर से यहाँ पे लगातार यहाँ पे कटाव हो रहा है। और गंगा के द्वारा जो है यहाँ पे कटाव किया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि 400 से 500 की संख्या में जो बस्ती है वो वहां से बिल्कुल कट गया है। और नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव वो पहुंचे हैं यहाँ पे मुआयना करने के लिए। और लगातार इस बात के सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पे सरकार जो दावा तो करती है कि यहाँ पे कटाव से पूर्व जो है, बाढ़ से पूर्व यहाँ पे काम किए गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं किए जा रहे हैं, ये कहना है। और यहाँ पे जो लोग हैं, दियारा के जो लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे अच्छा बताइए कि दियारा के इलाके में कैसा कटाव हो रहा है। राघोपुर की जनता इतना बड़ा संकट में है और इस विपत्ति काल में आप सब देख रहे हैं कि कटाव कितना जबरदस्त है। सरकार को बिना भेदभाव के अपनी मूल भावना को बस में लाकर जो पीड़ित जनता है उसको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का साजिश नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी ये खबर है। अनिल देशमुख को ईडी का नया समन मिला है। आइंदा हफ्ते पूछताछ के लिए ईडी ने अनिल देशमुख को बुलाया है। तो लगातार इस खबर पर हम आपको सुबह से अपडेट दे रहे थे। अनिल देशमुख आज ईडी के सामने नहीं पेश हुए थे, सिर्फ उनके वकील ईडी के सामने गए थे। उन्होंने कुछ मोहलत मांगी थी, कुछ वक्त की मोहलत मांगी थी ईडी से, लेकिन अनिल देशमुख को ईडी ने एक नया समन जारी किया है, जिसमें आइंदा हफ्ते पूछताछ के लिए अनिल देशमुख को बुलाया गया है। तो महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हुई ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अनिल देशमुख को ईडी ने नया समन भेजा है, जिसमें आइंदा हफ्ते पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है।